नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। सबसे पहले तो विनम्र श्रद्धांजलि उन हुतात्माओं के लिए जिनकी मृत्यु हुई, चाहे वो पब्लिक के आदमी हो, चाहे एयरलाइंस के हो, चाहे क्रू मेंबर हो, सबके प्रति द संकेत लाइव अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और इसी के साथ ये बात भी कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस जहाज पर चलते हैं, ये ठीक है कि 140 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए होती है उस जहाज की। और जिसपे हम आप चलते हैं या जिसमें 250 लोग मर गए, उसकी कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपए होती है। ये फर्क है। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, प्रधानमंत्री का गौरव, मान सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी की भी जिंदगी है। उन लोगों की कल्पना करिए जो तमाम सपने बुनने के लिए फ्लाइट में बैठकर लंदन जा रहे थे, ध्वस्त हो गए सारे सपने उनके। कल्पना करिए उस लड़के की जो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने आया था और फिर वापस जा रहा। माँ उसकी भेजने एयरपोर्ट तक आई थी, एक फोटो भी आया है, माँ के साथ खड़ा हुआ। माँ घर वापस नहीं पहुंची होगी कि खबर आ गई प्लेन क्रैश हो गया। उधर वर्क परमिट में उधर ही था 1.5 साल से। तो हाँ, वो उसके वाइफ के साथ। मेरा हस्बैंड मर गया, अभी 15 दिन हुआ, तो वो 10 दिन की छुट्टी लेके आए थे। उसका 12 तारीख का उसका प्लान था, तो जा रहा था वो। हम लोग छोड़ने गए थे। क्या बात हुई थी आपकी आखिरी उनसे जाते हुए? इस पर भी कभी नजर डोलाइए। चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर्स हो, टैक्स पेयर का कैसा, कितना पैसा किस तरह बर्बाद किया जाता है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं इस पे। आपको इसी दिन के लिए चुना गया कि हमारे सर पर पैर रखकर आप निकल जाएं। हम दब जाएं तो दब जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आपकी सेहत पर। हमारे सपने धूल दूसरित हो जाए, कोई मतलब नहीं। उन दो बुजुर्गों को देखिए जो बेटे से मिलने जा रहे थे। उस माँ से पूछिए जो 6 महीने एक बेटी के साथ रह रही थी और अब दूसरी बेटी के साथ रहने लंदन जा रही थी। अचानक ऐसा हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। सारे परिवार पे विपत्तियों का, मुसीबतों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, धन धन कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। कब आपकी बात हुई और कब? कल जी फ्लाइट थी उनकी, मेरा साला है बड़ा, वो छोटा, वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन में, एडमिरल छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा है, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था। बस जिसका टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। लेकिन शाम को पता चला जी कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसेंजर जो भी थे वो खत्म हो गए। सिर्फ मेरे ससुर जो है, फादर इन लॉ मेरे, वो ब्रेन हेमरेज 4 साल से बिस्तर पे हैं, उनको कल बता नहीं पा रहे थे। मेरी मदर इन लॉ हार्ट की पेशेंट है, उनको बताना बड़ा नामुमकिन सा था। अब आपके सामने थोड़ी देर पहले ये सब गाँव वालों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके उनको इकट्ठे होके तब उनको अपने उसमें लिया, विश्वास में लेकर उनको बताया। लेकिन आपने देखा ये माहौल क्या हो गया। क्या नाम है? प्रशांत नाम है जी मेरा। एक नाम है
किस किस को गिनाऊं? और इस सब के बीच वो नाम भी याद करिए जो कहा था ना, जाखो राखे साड़ियां मार सके ना कोई, उसकी भी कल्पना करिए कैसा चल रहा है। और इस बीच हमारे जनप्रतिनिधि वीडियो बनवा रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं, कपड़े पे कपड़े बदल रहे हैं। आपको याद होगा भारत सरकार के गृह मंत्री थे पाटिल साहब, किसी घटना में उन्होंने 2-3 बार कपड़े बदल लिए थे तो भूसा भर दिया गया था। आज क्या कुछ बदल गया है क्या? सब कुछ वही, लेकिन आम आदमी के सपने मिट्टी में मिल गए। उन बच्चों का क्या कसूर है जो लंच कर रहे थे बगल के कॉलेज में, मेडिकल स्टूडेंट थे। मैं आगे एक वीडियो में बताऊंगा आपको कि वहां की जो प्रोफेसर है उनसे कहा जा रहा है मकान खाली करो। कहां जाएं वो? कोई सुनने वाला नहीं। सफर कर रहे लोगों में तमाम के सपने ध्वस्त हो गए, मिट्टी में मिल गए। जिंदगी की डोर हाथ से छूटकर बिखर गई। भविष्य के सपने मिट्टी में मिल गए, सब उड़ गए। मैं जब ये शूट कर रहा हूं तो मुझे 2 साल पहले एक फिल्म आई थी, फ्लाइट 914, लंदन जा रही थी, वो भी क्रैश होती है। तो जब मैं फिल्म देख रहा था तो मेरे दिमाग में घूम रहा था, और जब ये घटनाक्रम देखा तो मुझे लगा कि फिल्म निर्माता ने क्या 2 साल पहले ही एक तैयारी कर ली थी क्या? वो भी फ्लाइट लंदन जा रही थी और ये भी फ्लाइट लंदन जा रही थी। आखिर जिनके भी सपने चूर हुए, धाराशायी हुए, मुआवजा तो आप दे दोगे, कोई बात नहीं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सब ने आरटीओ का नाम जरूर सुना होगा, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। आरटीओ का काम भी जानते होंगे। आरटीओ का काम केवल सरकार के लिए या विभाग के लिए या अपने स्वयं के लिए पैसा एकत्र करना नहीं होता है, बल्कि गाड़ियों की देखरेख, उनकी फिटनेस, उनकी लाइफ, उनका रख रखाव तथा इसका भी सुपरविजन करना होता है कि बस, ट्रक यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नियम कानून के मुताबिक चल रहे हैं, मानक पूरे किए जा रहे हैं या नहीं, ड्राइवर की प्रॉपर ट्रेनिंग है कि नहीं, हैवी लाइसेंस है या नहीं, पहाड़ पर गाड़ी चलाने का अनुभव है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, फॉग लाइट नहीं है तो क्यों नहीं, बरसात में वाइपर सही काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं, इंडिकेटर काम कर रहे हैं या नहीं, बोल्बो बस के ड्राइवर की ट्रेनिंग अलग तरह की है कि नहीं, पार्किंग लाइट वगैरह का रख रखाव कैसा, इमरजेंसी एग्जिट, एयर कंडीशनर तथा आग बुझाने की व्यवस्था है कि नहीं। अगर ये सारी बातें ठीक ठाक हैं तभी बस या ट्रक सड़क पर चलने के योग्य है, सवारी ढोने के योग्य है, अन्यथा सब नहीं। आप सब जानते हैं कि जिस तरह आरटीओ यानी परिवहन विभाग के अंतर्गत काम करता है, उसी तरह नागरिक उड्डयन विभाग यानी सिविल एविएशन के अंतर्गत वायुयान काम करते हैं, और इनकी निगरानी का जिम्मा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अधीन रहता है। आरटीओ की तरह डीजीसीए भी वायुयान से लेकर पायलट, एयरपोर्ट सुरक्षा, सिस्टम ट्रेनिंग, क्षमता, क्रू मेंबर की शिक्षा, सुरक्षा तथा ट्रेनिंग के साथ ही साथ जहाज के रख रखाव आदि सैकड़ों चीजों की मॉनिटरिंग विभिन्न एजेंसियों के जरिए करवाता है। जिस तरह गलती पाए जाने पर बस या ट्रक सीज करने, लाइसेंस अथवा परमिट सस्पेंड करने, ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने आदि का अधिकार आरटीओ के पास होता है, उसी तरह जहाज और चालक की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करने का अधिकार डीजीसीए के पास होता है। तभी तो डीजीसीए को इंडियन एयरलाइंस लाइसेंस के सीईओ को नोटिस देकर बुलाना पड़ा, ताकि पता चल सके कि गुजरात के अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद जो हादसा हुआ उसकी तह में क्या था, तह तक जाया जा सके। जानते चलें कि पिछले दिनों या गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान दोपहर को टेक ऑफ के 20 सेकंड के अंदर क्रैश हो गई थी। विमान में 169 भारतीय, जिसमें एक व्यक्ति बच गया, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडियन नागरिक समेत कुल 230 यात्री थे।
पायलट, को पायलट समेत 12 क्रू मेंबर्स भी थे। इस हादसे में 294 लोगों की जान चली गई। इनमें मेडिकल हॉस्टल में भोजन कर रहे स्टूडेंट भी शामिल। कितना अजीब इत्तेफाक है। भारत धर्म प्रधान देश है। हमारे यहां भविष्य वक्ताओं की गिनती नहीं की जा सकती। भविष्य बता देते हैं, पूरा पर्ची निकाल देते हैं। कोई माइक लाल पर्ची निकालने वाला नहीं निकला जो ये बता सके ये फ्लाइट रोक दीजिए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरे का भविष्य बता रहे हैं और हम बेवकूफ बने उनकी हां में हां मिला रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। अभी एक वीडियो में देख रहा था, पर्ची निकालने वाले महाराज जी विदेश यात्रा कर रहे हैं फ्लाइट में। बेवकूफ उनके यहां घंटा बजा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं। अरे किसी माई के लाल के पास ताकत थी, हमारा हाथ देख के भविष्य बनाते हो। अपना भविष्य पता है कुछ आपको? बता देते आप कि ये फ्लाइट क्रैश हो सकती है। आप वहां के मंत्रालय को, मंत्री को या डीजीसीए को ये खबर कर सकते थे कि रोक दीजिए फ्लाइट, इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन नहीं, आपको धेला भर की जानकारी नहीं। आप तो लोगों को बेवकूफ बनाते हो और हमारे जैसे बुद्धिहीन दिमाग से पैदा लोग आपकी हां में हां मिलाते हैं। इस हादसे की जांच भारत तथा विदेश के विशेषज्ञ अपने हिसाब से कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, जो स्वयं गुजरात से आते हैं, सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था यह एक एक्सीडेंट है, किसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। फिर शुक्रवार को प्रधानमंत्री तथा उससे पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू पहुंचे, जिन्होंने बाकायदा अपनी एक रील बनवाई और अपने ट्विटर हैंडल पर डाली थी। आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं, उन्होंने किस तरह घटना का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में विमान हादसे में घायल बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश से हालचाल पूछा। रमेश ने बताया कि वो जहाज से कूदा नहीं था, बल्कि कुर्सी समेत नीचे धड़ाम से आकर गिरा। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो।
बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सबने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद एक्स पर लिखा कि मैं हादसे से स्तब्ध हूं, और हम कर ही क्या सकते हैं। हम लोगों का दर्द महसूस कर सकते हैं, कर रहे हैं हम भी। हादसे में मिले जख्म भरे नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं भरे जा सकते। खासतौर से उन लोगों के जख्म तो बिल्कुल नहीं भरे जा सकते जिन्होंने अपना खोया है, अपने को खोया है। दूसरी तरफ जैसा कि हमारे यहाँ होता आया है, अब हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की जांच होगी। भारत के एविएशन रेगुलेटर यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 786 ड्रीम लाइनर विमान की सख्त जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश बिल्कुल उसी तरह का है जैसा आदेश पिछले महीने कोतवाली मोहनलालगंज लखनऊ अंतर्गत किसान पथ पर पूरी तरह से जल गई एक प्राइवेट बस के जल जाने पर दिए गए थे। बस की तमाम खामियां बताई गई थी, लेकिन यहां सवाल हर बार एक ही खड़ा होता है कि बस चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, जहां चाहे एयर इंडिया का हो, इंडियन एयरलाइंस का हो, इंडिगो का हो, उड़ान भरने से पहले पुख्ता जांच क्यों नहीं की जा सकती, क्यों नहीं की गई। अगर उड़ान भरने से पहले पुख्ता जांच की गई होती तो ये कहने का मौका न मिलता कि लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी बंद नहीं हुआ। ये स्थिति तब रही जब विमान 50 से 60 फीट ऊपर था। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि लैंडिंग गियर क्यों नहीं बंद हुआ। अब जब ब्लैक बॉक्स मिल गया है तो ये तो पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या, मैकेनिकल, मानवीय या फिर मौसम। इसके अलावा अगर पायलट ने उड़ान भरते ही डे कॉल दिया तो इसका मतलब तो यही है कि कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल नहीं था, और अगर नॉर्मल नहीं था तो एटीसी ने उड़ान की अनुमति क्यों दी। वैसे तो अब करीब 1 दर्जन अथॉरिटी जांच कार्यों में लगी हैं। इसमें हमारे देश की एजेंसियों के साथ विदेश की भी एजेंसियां हैं, क्योंकि उनके भी लोग मरे हैं। ऐसे में सारा दारोमदार ब्लैक बॉक्स पर है। ये वो बॉक्स है जो जहाज के नीचे लगा होता है और प्रत्येक गतिविधि को डिजिटल रिकॉर्ड करता रहता है। यहां तक कि पायलट ने एटीएस से क्या बात की, क्रू मेंबर से या को पायलट से क्या बात की, इसकी भी जानकारी रखता है। उधर गुजरात एटीएस ने विमान का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। अब इसकी भी जांच की जाएगी, जैसे कि हर मामले में होता है। वैसे एविएशन इंडस्ट्री में गलतियों से सबक सीखने पर ध्यान दिया जाता है, ताकि पुनः गलतियां न हो, न कि किसी पर उंगली उठाने में, एविएशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगने में। वैसे ये अच्छा है, लेकिन हमें ऐसी संस्कृति की जरूरत है जिसमें मानवीय क्षति को सबसे ऊपर रखा जाए। अक्सर हादसे से पहले उसके संकेत मिलते हैं, और ICAO 2019 स्टेट सेफ्टी ब्रीफिंग रिपोर्ट से इस मामले में चिंता बढ़ती है, क्योंकि भारत का स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम सिर्फ 57.34 पर है और इसके किसी भी सेफ्टी इंडेक्स का स्कोर 1 से अधिक नहीं। इसका मतलब ये है कि देश में जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ा है, बिल्कुल रोड ट्रैफिक की तरह उसकी निगरानी की क्षमता नहीं बढ़ी है। लाइसेंसिंग, फिटनेस सर्टिफिकेशन, संभावित खतरों की पहचान और सेफ्टी को बढ़ावा देने के मामले में प्रदर्शन खराब है, जिस पर नियंत्रण आवश्यक है। वरना ये आरोप हमेशा लगेंगे कि आरटीओ ऑफिस में पैसा खर्च करो और घर बैठे फिटनेस प्रमाण पत्र ले लो। बात ट्रैफिक की चल रही है तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 50% ऑटो, ट्रैक्टर, ई रिक्शा तथा छोटा हाथी चलाने वालों के पास वैध लाइसेंस नहीं है। सब कुछ आरटीओ ऑफिस की कृपा से चल रहा है। वैसे गलती चाहे जिसकी हो, भूल मानवीय हो या टेक्निकल, लेकिन धर्म से भरपूर आस्था और विश्वास रखने वाले भारत जैसे देश में भविष्य वक्ताओं की कोई कमी नहीं, पर्ची निकालने वालों की कोई कमी नहीं है, भगवान के कथित एजेंटों की कोई कमी नहीं है। कमी तो यह है कि इन भगवान के ठेकेदारों ने पहले से बताया क्यों नहीं, जताया क्यों नहीं, फ्लाइट रोकने के लिए मंत्री या फिर डीजीसीए को कहा क्यों नहीं। सब
कुछ नहीं जानते तो फिर ढोंग काहे का करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।